नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो पहली खबर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। दूसरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के काशी दौरे की। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर है। ये पीएम मोदी का 51वां दौरा है और इस दौरान पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और 2200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे अजमेर में बुलडोजर एक्शन की। अजमेर में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। चौथी खबर में बात करेंगे अगस्त में कुदरत के आपातकाल की। यूपी से लेकर एमपी और राजस्थान तक तबाही की बारिश जारी है। नदियां उफान पर हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन में है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और अजमेर की एसपी वंदिता राणा के मुताबिक वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए तोड़फोड़ अभियान शुरू किया है। तारागढ़ इलाके में करीब 200 दुकानें अवैध हैं जो कि वन विभाग की जमीन पर बनी हुई है। तो जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई और अवैध निर्माण को यहां से हटाया जा रहा है। अजमेर में ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से। वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने के लिए। ये दुकानें हैं जो तारागढ़ में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बनी हुई हैं, जो लगभग 200 के आसपास हैं। छोटी छोटी कैबिन नुमा दुकानें हैं। जाप्ता जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी, हमने भारी मात्रा में हर प्रकार की कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर और पर्याप्त जाप्ता तैनात किया गया। पूरी तरीके से शांति, आमजन का बहुत अच्छा सहयोग है और यही सहयोग मैं आशा करती हूँ कि बना रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता बालकिशन से। बालकिशन, ये जो कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण के खिलाफ, कब से कार्रवाई शुरू हुई है और क्या लोगों का विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी, ये बता दूं आपको, सुबह 4 बजे समथिंग में कार्रवाई शुरू हुई थी अवैध निर्माण के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा विरोध नहीं है। पूरा पुलिस जाब्ता लगा, पुलिस तुरंत जो बड़े बड़े अधिकारी लेके आए, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है और वन विभाग के अधिकारी मौजूद है और लगातार कार्रवाई शुरू कर दी थी 7 बजे से और करीब 6 बजे से अधिकारी ड्यूटी लगा दी गई थी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। यहाँ पे करीब 200 दुकानों से ज्यादा अवैध निर्माण है जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। कई बार वन विभाग पर शिकायतें मिली की कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन कई बार कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो रास्ता चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो आज जो पूरी तरह से वन विभाग जिला प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल। और बालकिशन, हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, तो अब तक कितना जो अवैध निर्माण है वो तोड़ दिया गया है? अभी अवैध निर्माण का कार्य जारी है। ये हाथों से तोड़ा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन है कि वहाँ पर जेसीबी नहीं जा सकती, इसलिए जो भी बड़े कर्मचारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो तोड़ने कार्रवाई कर रहे हैं। और ये दरगाह इलाके में सबसे बड़ी कार्रवाई मारी जा रही है, जो आज कार्रवाई हुई है सबसे बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल। लेकिन बालकिशन, यहाँ पर 200 अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है, अपने आप में सवाल उठाता है प्रशासन पर कि पहले इस तरह के जो निर्माण हो जाते हैं उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जिसके चलते लगातार जो इतना आंकड़ा सामने आया, तकरीबन 200 दुकानें बनना कोई बहुत आसान बात नहीं है। और ऐसे में ये देखिए कि अगर प्रशासन पहले ही कार्रवाई करता तो शायद इतनी दुकानें यहाँ पर बन ही ना पाती। जी, लगातार वन विभाग में शिकायतें भी होती रही है कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कई बार उदासीन बरतते हैं कि कार्रवाई नहीं कर पाते। ऐसे में अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता रहा। धीरे धीरे 200 दुकानें खड़ी कर दी गई वहाँ पे। और ये क्या इलाका, एक जंगली इलाका है वन विभाग का, जहाँ से तारागढ़ जाने का पैदल रास्ता है। ये रास्ता लोग कम काम भी लेते हैं, उधर आना जाना कम होता है, इसलिए क्या अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है और लोग ज्यादा अवैध निर्माण करने लग गए। और देखिए, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है बालकिशन, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। वाराणसी को 2200 करोड़ की सौगात देंगे, विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। किसान निधि की 20वीं किश्त जारी करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम पहली बार अपने वोटर्स के बीच होंगे, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी की है। करोड़ों रुपयों के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी काशी में एक जनसभा भी करेंगे। वाराणसी रवाना होने से पहले उन्होंने देश के नाम एक संदेश भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में कोई कमी ना रहे, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। सीएम शुक्रवार को ही काशी पहुंच गए थे। सीएम योगी ने देर शाम काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये उनकी सावन महीने में बाबा विश्वनाथ के दरबार में तीसरी बार हाजिरी रही है और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। सीएम योगी शनिवार को प्रधानमंत्री की वाराणसी एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे। इसके पहले वो उनके कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो पीएम मोदी का आगमन होना है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नित्यानंद से। नित्यानंद, क्या जानकारी, कब तक पीएम यहां पर पहुंचेंगे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। लगभग 10:30 बजे वो वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से सीधे सेवापुरी के बनौली स्थित एक जनसभा का संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस जनसभा में लगभग 50,000 से ज्यादा की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 2200 करोड़ से ज्यादा की सौगात काशी वासियों को दिया जाएगा, जिसका सीधा लाभ काशी समेत आसपास के जनपद को होगा। बात की जाए सुरक्षा की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। लगातार ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके साथ ही एनएसजी एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं और लोगों में काफी उत्साह है। लोग ज्यादा उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। बिल्कुल। और नित्यानंद, आज किस तरह से कितनी सौगातें वाराणसी को मिलने जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? 2200 करोड़ से ज्यादा की सौगात काशीवासियों को दी जाएगी, जिनमें 54 परियोजनाएं होंगी, जिनमें 34 परियोजनाओं का सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 18 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, 34 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कि लगभग 1 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे वाराणसी में। इस दौरान वो काशीवासियों से बात करेंगे। हो सकता है कुछ खास चर्चा ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाए। बिल्कुल नित्यानंद, और यहाँ पर जिस तरह से आज 2200 करोड़ की सौगात तो मिलने ही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके संबोधन में इस बात का जिक्र भी हो सकता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लगातार चर्चा हो रही है पूरे देश में, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं किसानों के लिए आज किसान सम्मान निधि भी यहीं से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किस्त यहीं से जारी की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। 20,000 करोड़ से ज्यादा की ये किस्त होगी, जिसका सीधा फायदा 9 करोड़ 79 लाख किसानों को होगा। 9 करोड़ 79 लाख जो लाभार्थी हैं, उनको यहीं से प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। ये पहले जो 17वीं किस्त थी वो भी वाराणसी से ही प्रधानमंत्री ने जारी की थी। बिल्कुल नित्यानंद, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के कुल्लू में बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश से पुल बह गया है और पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, तो ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से, जहां पर भारी बारिश से तबाही मची हुई है और यहां पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और स्थिति खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव के लिए एकमात्र पैदल पुल मलाना खड्ड में बह गया है, जिससे कि ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पुल गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का एकमात्र साधन था। पुल के बह जाने के बाद अब ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि गांव का संपर्क बहाल हो सके। तो कुल्लू में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर सैलाब में पुल बह गया है
और लगातार ये बारिश जो है अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में चेतावनी दी जा रही है। कुल्लू की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला। तो हिमाचल प्रदेश वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रभावित इस बार हुआ है मानसून से, और ऐसे में कुल्लू की भी तस्वीरें सामने आ गई जहां पर भारी बारिश का कहर किस तरह से इस पुल को ले डूबता है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इस सैलाब में पुल बह गया है। ये एकमात्र साधन था जो एक छोर से दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। और कुल्लू में भारी बारिश का कहर देखने को मिला जहां पर मलाणा पावर प्रोजेक्ट में अचानक बाढ़ आ गई। बारिश से डैम साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। तो प्रोजेक्ट के काम में तैनात मशीनरी बाढ़ में बह गई है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शुक्रवार को दिन भर हुई बारिश से मलाना घाटी में फ्लैश फ्लड आ गया। यहां पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और स्थिति खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मलाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बनाया गया एक कॉफर डैम अचानक आई बाढ़ के कारण प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यहां पर बह गया है। इस घटना में एक हाइड्रा, एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर और एक कैंपर और कार बह गई है। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के चलते पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कुल्लू की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये जो निर्माणाधीन काम था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। मलाना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था ये, जो कि एक इसमें काफर डैम में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुआ है और इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बह गया है। इस घटना में एक हाइड्रा, एक डंपर, एक रॉक ब्रेकर और एक कैंपर और कार बह गई है। तो देखिए मलबा है, ये पूरा बहाव है पानी का। और किस तरह से जब यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था तो ये जो सामान इस निर्माण में लगे हुए थे जिसमें एक हाइड्रा, डंपर, रॉक ब्रेकर और कैंपर की बात कही जा रही है, कार भी बह गई है सैलाब में। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। लेकिन लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ के चलते पार्वती नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण में लगे हुए जो संसाधन हैं, उपकरण हैं, वो भी बहते हुए दिखाई दिए। देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर डंपर और कार बहती हुई दिखाई दे रही है, एक रॉक ब्रेकर है, कैंपर है जो कि प्रभावित हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज शर्मा से। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर किस तरह से पूरा जो हादसा है सामने आता है कि अचानक नदी का तेज बहाव बढ़ता है, बांध से ये पानी निकलता है और यहाँ पर कई ऐसे उपकरण जो कि यहाँ निर्माण के लिए जरूरी थे वो बह जाते हैं? ऐसा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से चारों तरफ के रास्ते बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो शिराज गांव हो चाहे वो मलाना गांव हो। पिछले रात मलाना गांव में एक पुलिया जो सारी पानी के बहाव से घेर गई है, तो जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और साथ में कुल्लू मनाली का जो चंडीगढ़ वाला रोड है, वहाँ पे भी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ लगभग 1500 करोड़ का नुकसान है। बिल्कुल, इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। और ये पावर प्रोजेक्ट जो कि जिस पर काम हो रहा था और ऐसे में उपकरण बह जाना, मशीनें बह जाना, एक तरह से एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। अब इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या इसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है? प्रशासन क्या कह रहा है? क्योंकि जो लोग यहाँ पर काम में लगे हुए होंगे उनके लिए भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का सबब ये जो बाढ़ और बारिश है बनती हुई दिख रही है। ऐसा है, प्रशासन तो अभी बारिश का ही कर रहे हैं। जो बारिश बंद होगी तो आगे का काम होगा। बारिश जब तक बारिश बंद होगी तब तक कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि सारी मशीनरी जो है, सारी मशीनरी जो पानी के दलदल में फंस गई है। तो कई तो पानी के बहाव में बह चुकी है, कई गाड़ियां, कई सैकड़ों गाड़ियां पानी के बहाव में बह चुकी है। और मकान भी कई लोगों के जो मकान जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं पूरी तरह। जी बिल्कुल। और पंकज, आप बता रहे हैं कि कई मकान बह गए हैं और ये देखिए सड़कें टूट रही हैं, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है। ऐसे में ये जो उपकरण बहे हैं, ये जो गाड़ियां बही हैं, इनको क्या निकाला जा पा रहा है दलदल से? जैसे कि आप बता रहे हैं कि दलदल में फंस गई हैं, तो ये इस वक्त मुमकिन हो पा रहा है कि इन उपकरणों को बाहर निकाला जा सके? ऐसा है, बारिश जब तक बंद नहीं होगी ना, तो पानी के बहाव में कौन आएगा जी?
पानी से भाव में तो कोई घुस नहीं सकता है। तो पानी का भाव इतना ठीक है, तेज यानी जब तक बारिश होती है अगर- तब तक इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब चाहे इसमें जो उपकरण बहे हैं वो भी, और बाकी लोगों को भी यहाँ पर सावधान किया जा रहा है कि इन नदियों के आसपास जाने से बचे, क्योंकि यहाँ पर सैलाब कब विकराल रूप ले लेगा नहीं पता। धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, देश भर में मॉनसून एक्टिव है और गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर बांध लबालब होने को है। तो सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते डैम के 15 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कि 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भरूच और नर्मदा नदी के किनारे बसे 72 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। भरूच के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरदार सरोवर बांध के निचले इलाकों में किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। तो जिला आपदा प्रबंधन बोर्ड द्वारा बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अपना डैम 138.68 मीटर फुल रिजर्व लेवल है, जिसमें से अभी 133.26 मीटर यानी 82% भरा हुआ है। अभी एमपी में से 4,20,000 क्यूसेक पानी की इनफ्लो है और अभी सरदार सरोवर डैम में से मेन रेडियल गेट से 15 गेट ओपन है, जिनकी हाइट 3.8 मीटर है। इसकी वजह से डाउनस्ट्रीम में कोई फ्लड जैसा सिचुएशन नहीं है और नीचे के ग्रामों को फिर भी अपने यहाँ से अलर्ट कर दिया गया। वहीं मूसलाधार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर है। उत्तर प्रदेश में गंगा का विकराल रूप अब डराने लगा है। गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर गया है, तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। वाराणसी में शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुका है। बनारस में स्थिति दुनिया के सबसे बड़े घाट यानी कि नमो घाट पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ लगभग सब कुछ डूब चुका है। गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वरना नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल भराव हो चुका है। जिला प्रशासन बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने की वजह से अलर्ट मोड पर है और जलस्तर की वृद्धि के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। और इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। खबर यूपी के हमीरपुर से, जहां पर यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। हालात ये है कि नदी का पानी अब निचले इलाकों में घुसने लगा है, जिस कारण लोग घरों को छोड़कर ऊंची जगह जा रहे हैं। बाढ़ आने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसान दुखी हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रशासन ने नदियों के आसपास के गांवों के लोगों को चेतावनी जारी की है कि वो नदियों से दूर रहें। रेस्क्यू सेंटर तैयार हैं और जलस्तर बढ़ने पर प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शिवांग से। शिवांग, क्या कुछ जानकारी हमीरपुर को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नदियां यहां पर लबालब हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से दिख रही है? बिल्कुल गीतू, जो हमीरपुर से निकलने वाली और जो नदियां हैं बेतवा और यमुना, दोनों का जल स्तर जो है करीब 4 मीटर जो है ज्यादा चल रहा है, जिस कारण जो है कि करीब 1000 से ज्यादा लोग बाढ़ आश्रय गृह में रहने के लिए मजबूर हैं। हमीरपुर प्रशासन ने पूरी तैयारियां जो है कर रखी हैं। वो तैयारियां कुछ इस तरीके से की है कि उन्होंने पूरे हमीरपुर के आसपास के जो गांव हैं उन्हें 3 जोन में बना रखा है। ये 3 जोन उन्होंने येलो जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन बनाए हुए हैं। रेड जोन 106 मीटर से 107 मीटर तक है, उस जोन को रेड जोन बनाया हुआ है। ग्रीन जोन को उन्होंने 107 मीटर से ऊपर वाले गाँव को ग्रीन जोन में रखा है। वहीं येलो जोन में जो है वो 106 से 107 मीटर के बीच के
एरिया के गांव को रेड जोन में, वो ग्रीन जोन में रखा हुआ है। इस दौरान हमीरपुर के करीब 60 से ज्यादा गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित है। ये पानी जो है वहां से माता टीला बांध और भी 2 अन्य गंगा बैराज बांध से छूटकर आ रहा है, जो हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ा रहा है। बिल्कुल, लेकिन यानी राहत के राहत अभी नहीं साथ है शिवांक, और लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है जो कि खतरे के निशान को भी पार कर रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।